समझदार बहू भाग 6। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फोन आता है। अविनाश जी, संजना आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूंगा। संजना, सर बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं एक विधवा को समाज किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी, मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, सरला जी, बेटी बहुत दिनों से अविनाश नहीं आए। संजना, मां जी, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी, लेकिन क्यों? संजना, मां जी, मुझे बहुत सोचकर चलना होगा। उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। संजना, नहीं मां जी, वो बात नहीं है। हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। सरला जी, लेकिन बेटी उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना, मां जी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बुरा लगेगा तो ये उनकी प्रॉब्लम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मधुसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फोन किया। मधुसूदन जी, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी, समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मधुसूदन जी, मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाएं। वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि अब उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मधुसूदन जी ने सारी बात समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी, आप चिंता न करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। संजना, आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वो मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मधुसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मधुसूदन जी ने एक वृद्धा आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मधुसूदन जी, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे। इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज, अपना फोन सब छोड़ दिया, जिससे वो हमें ढूंढ न सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्धा आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। जिंदगी में आगे बढ़ जाना अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये पढ़कर संजना के होश उड़ जाते हैं। वह निढाल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना, ये आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। संजना, पापा, आपको सब पता था, ये लोग जाने वाले हैं। आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था। अभी 1 घंटे पहले ही मधुसूदन जी ने फोन पर बताया, वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन के उस दोराहे पर खड़ी थी, जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मोश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए। शेष आगे।